इमेजिन करो कि रात का टाइम है और बहुत ही सुंदर बारिश वाला मौसम हो रखा है। कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है और तुम नोटिस करते हो कि यार आज तो बारिश बिल्कुल वर्टिकली सीधी गिर रही है, थोड़ी सी भी स्लांटेड नहीं है। अब इस बारिश में तुम्हारा मन करता है कि यार चलो भागते हैं। जैसे ही तुम भागना शुरू करते हो तो तुम्हें दिखता है कि अरे ये बारिश तो सडनली टेढ़ी लगने लगी है। जैसे ही तुम स्टिल हो जाते हो, बारिश फिर सीधी। फिर जैसे ही तुम भागना शुरू करते हो, बारिश फिर टेढ़ी। अब इसी चीज को एक बार साइड से देखते हैं। जब तक तो तुम स्टिल हो तब तक बारिश बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही तुम भागना शुरू करते हो, बारिश टेढ़ी लगने लगती है। अरे वाह, तो ये चल क्या रहा है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे अब हमारे पास दो बॉल पड़ी हुई हैं, जिनको मैं किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी दे सकता हूं और ये बॉल्स उन वेलोसिटीज से लॉन्च हो जाएंगी। सिंपल। एक काम करते हैं, मैंने ना एक एग्जाम्पल सेट करके रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेलोसिटीज का, जिसमें मैं रेड बॉल को ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रहा हूं और येलो को लेफ्ट की तरफ। तो इन बॉल्स को लॉन्च करके देखते हैं। तो ये मोशन तो एक्सपेक्टेड है कि रेड बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और येलो बॉल लेफ्ट की तरफ जाएगी। लेकिन अब मैं इस एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल को, एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ वेलोसिटीज को रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से देखता हूं। अब हम जब इन सेम वेलोसिटीज को रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो देखना क्या दिखेगा। एक काम करते हैं, ये ग्रिड पहले गायब कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन और इजी हो जाए। अब देखो, जब मैं इन बॉल्स को लॉन्च करता हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि येलो बॉल हमारी तरफ आ रही है। एक्चुअल में इनका मोशन अभी भी वही है कि रेड बॉल ऊपर जा रहा है और येलो बॉल लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बट जब मैं इस एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो हमें लगता है कि येलो बॉल हमारी तरफ आ रही है। इंटरेस्टिंग है नहीं? तो चल क्या रहा है? ऐसा क्यों है कि जो बारिश है और बॉल है उसकी वेलोसिटीज हैं तो सीधी बट दिखती टेढ़ी है? इसके पीछे एक बहुत शानदार कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बचपन में तुमने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे होंगे ना कि जब आप कार में, मतलब कार चल रही है और आप कार में बैठे हो तो आसपास के ट्रीज, फ्लावर्स, जो रॉक्स होते हैं वो सब पीछे जाते हुए दिखते हैं। तो ये जो सारे सिनेरियोज है ना, आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि पीछे चल क्या रहा है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फील लेते हैं कंसेप्ट्स की। जब भी आप कभी किसी पार्क में चल रहे हो तो आप नोटिस करते हो कि जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। मुझे पता है आपको, ऑब्वियसली आपको ये पता है कि ट्री स्टेशनरी हैं, बट आपके रिस्पेक्ट में तो पीछे जा रहे हैं ना। तो अगर आपकी वेलोसिटी चलते हुए v है तो आपके रिस्पेक्ट में आपको जो ट्रीज हैं वो -v से पीछे जाते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट ट्रीज हो गए, रॉक्स, फ्लावर्स, सब कुछ, ठीक है। अब लेट्स से आप अपने दोस्त के साथ सैर करने निकले हो, ठीक है। अब आप दोनों की वेलोसिटी v है मान लो, तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब आप साथ में सैर कर रहे हो तो उसकी पोजीशन जो है वो पहले भी आपके साइड में ही थी और 10-15 मिनट बाद भी आपके साइड में ही है। तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। रियल वर्ल्ड में उसकी पोजीशन चेंज हुई, आप दोनों सैर कर रहे हो, बट आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। रियल वर्ल्ड में आप दोनों की वेलोसिटी है बट उस आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं थी। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको वर्ल्ड में किसी भी चीज की वेलोसिटी देखनी है तो आपके रिस्पेक्ट में अगर देखनी है, एक्चुअल वेलोसिटीज तो होंगी 0 होगी, जैसी मर्जी होगी, बट अगर आपको अपने रिस्पेक्ट में देखनी है, रिलेटिव टू यू, तो उनकी वेलोसिटीज में से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या तुम अब बता सकते हो कि येलो बॉल जिसकी वेलोसिटी एक्चुअल में लेफ्ट की तरफ थी, उसको जब हम रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, रेड बॉल के रिलेटिव देख रहे थे, तब हमें येलो बॉल हमारी तरफ आती क्यों लग रही थी? क्या आप बता सकते हो? वो इसलिए क्योंकि मान लो मैंने रेड बॉल को वेलोसिटी दी थी VR, V रेड, और ग्रीन बॉल को वेलोसिटी दी थी VG, यानी V ग्रीन बेसिकली। तो इनकी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में तो वेलोसिटीज VR और VG हैं, बट अगर आपको ग्रीन बॉल को रेड बॉल के रिलेटिव देखना है, रेड बॉल के रिस्पेक्ट में देखना है,
तो उसमें से रेड बॉल की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अभी बात करी थी, अगर आपको अपने रिस्पेक्ट में कुछ देखना है तो अपनी वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें चाहिए बेसिकली Vg माइनस Vr, और वेक्टर्स का सबट्रैक्शन कैसे होता है? Vg प्लस माइनस Vr, यानी Vg एंड माइनस Vr मतलब रिवर्स बेसिकली, तो माइनस Vr। और अब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे, तो नेट आंसर आता है ये हो गया Vg माइनस Vr, और इसीलिए आपको ये बॉल टेढ़ी आती हुई दिखती है। समझ में आया? तो अब इसी एक्सप्लेनेशन से क्या तुम ये बता सकते हो कि बारिश टेढ़ी क्यों लग रही थी? वीडियो पॉज करके सोचो एक बार। तो आंसर ये है कि मान लो रेन की वेलोसिटी थी Vr, वी रेन, और आपकी वेलोसिटी थी Vp, वी पर्सन बेसिकली। तो ये तो हो गई उनकी रियल वर्ल्ड वेलोसिटीज, बट अगर मुझे पर्सन के रिस्पेक्ट में देखना है कि बारिश कैसी दिख रही है, या फिर कुछ भी इनफैक्ट कैसा दिख रहा है, तो मुझे वर्ल्ड के हर ऑब्जेक्ट में से Vp सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट बारिश की इंडिविजुअल बूंदों पे भी अप्लाई करेगा। तो बारिश की इंडिविजुअल बूंदें जो Vr से नीचे आ रही हैं, अभी हम एक्सेलरेशन, ग्रेविटी को अभी फिलहाल के लिए साइड में रख रहे हैं, तो बारिश जो Vr से आ रही है, जो इंडिविजुअल बूंदें भी Vr से नीचे आ रही हैं, पर्सन के रिस्पेक्ट में वो Vr माइनस Vp से नीचे आएंगी। इसका मतलब बारिश की जो वेलोसिटी है Vr, उसमें से जब मैं Vp सबट्रैक्ट कर दूंगा माइनस Vp, तब जो नेट रिजल्ट आएगा Vr माइनस Vp, वो आएगा डायगोनल। इसीलिए बारिश पर्सन को टेढ़ी आती दिखती है। एक्चुअल में टेढ़ी नहीं है, बट पर्सन को टेढ़ी आती दिखती है। समझ में आया? ये देखो, अब मैं वेलोसिटी वेक्टर्स के साथ दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। तो ये हो गई आपकी रेन की वेलोसिटी जो वर्टिकली नीचे की तरफ है। तो जैसे ही आप भागना शुरू करते हो, तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी का वेक्टर जो ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर मुझे रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, मतलब रिलेटिव टू यू निकालनी है, तो मुझे आपकी वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो चलो सबट्रैक्शन ऑन करके देख लेते हैं। अब ये देखो, ये हो गया आपकी वेलोसिटी का नेगेटिव, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, रेन की वेलोसिटी और आपके नेगेटिव वेक्टर को, तो हमें जो सबट्रैक्शन वेक्टर मिलता है, रेन उस डायरेक्शन में आपको रिलेटिव दिखाई देती है। इनफैक्ट जब मैं आपकी स्पीड बढ़ा भी देता हूं ना, तो देखो, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई, इसलिए नेगेटिव वेक्टर की भी लेंथ बढ़ गई, इसलिए सबट्रैक्शन वेक्टर भी चेंज हो गया, इसलिए अब आपको रेन और ज्यादा एंगल पे दिखती है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप बीच रास्ते अपनी वेलोसिटी चेंज कर लो, अब आपकी वेलोसिटी वेस्ट की तरफ हो गई, इसलिए अब रेन आपको ईस्ट की तरफ दिख रही है, क्योंकि सबट्रैक्शन वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? तो देखो यार, बेसिक कंसेप्ट तो कंप्लीट हो चुका है, और टेक्निकली यहां पे मैं वीडियो एंड कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाला जो पार्ट है ना, वो आपके ब्रेन के ग्रोथ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस कंसेप्ट को और रिगरस वे में एक्सप्लोर करेंगे, और आई एम श्योर कि उसके बाद तुम्हारे जो कंसेप्ट है ना, वो रॉक सॉलिड हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्री का मोशन एनालाइज करते हैं। रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, ट्री का एब्सोल्यूट जो भी एक्चुअल मोशन है वो एनालाइज करते हैं। तो हम बोलोगे है जी, ट्री का मोशन, ट्री तो स्टेशनरी रहता है, एक ही जगह पे रहता है। तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, एक बार क्या हुआ था, ये देखो, मैं आपके लिए एक स्केल बना के लाया हूं। मतलब ये अब वो जो 1D स्केल होते थे ना, वो जो एक लाइन वाले स्केल होते थे, वो हिस्ट्री हो गया। अब हम 3 डायमेंशनल में चीजें पर बात करेंगे कि रियल वर्ल्ड 3 डायमेंशनल होता है। आज सुबह ही स्केल लेके आया, जोड़ रहा था बैठ के। हाँ, तो अपने आर्ग्यूमेंट पे वापस आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, एक बार मैं कार में ट्रैवल कर रहा था, मैंने स्केल हाथ में पकड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने देखा ट्री इस टाइम ऐसे 8 सेंटीमीटर मार्क पे था, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जब कार चल रही थी, तो मैंने देखा अरे ट्री तो 20 सेंटीमीटर पे आ गया। इसका मतलब जो ट्री है वो 8 से 20 सेंटीमीटर पे आ गया। इसका मतलब ट्री मूव हुआ। तो तुम बोलोगे कि अरे भाई, ट्री मूव नहीं हुआ, तुम्हारी कार मूव कर रही थी, इसलिए तुम्हें लग रहा था कि ट्री तुम्हारे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। अभी हमने पढ़ा भी 5 मिनट पहले। तो तुम मुझे ये समझाओगे कि नहीं, वो रिलेटिव टू यू मूव कर रहा था, ट्री स्टेशनरी है। तुम क्या करते हो, वो स्केल ना मेरे हाथ से उठा के जाके ट्री के पास ऐसे ग्राउंड पे रख देते हो, ऐसे बस रख दिया ग्राउंड पे, और तुमने बोला देखो ट्री एक ही जगह पे है, देख 7 सेंटीमीटर पे अभी भी है, थोड़ी देर बाद भी है, ट्री स्टेशनरी है। तो मैंने बोला
अच्छा, ट्री स्टेशनरी है? तो तुमने बोला कि अरे हाँ भाई सामने तो है, दिख नहीं रहा क्या? लेकिन फिर आता है मेरा मेन कमबैक। मैं बोलता हूं कि एग्जैक्टली ट्री स्टेशनरी है ऐसा तुम्हें दिख रहा है क्योंकि तुम ग्राउंड पे खड़े हो, बट अगर तुम स्पेस से देखोगे तो अर्थ मूविंग है, तो अर्थ के साथ साथ ट्री भी चल रहा होगा। कैसे बोलोगे कि ट्री स्टेशनरी है? नहीं है। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम भी एग्जैक्टली उसी ग्राउंड पे खड़े हो जिस ग्राउंड पे ट्री है। और अभी तो हमने सिर्फ अर्थ की बात करी, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, लेकिन जो ध्यान से सुनो, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, 8 प्लैनेट्स वाला और सन और ये सब, तो ये सब भी अपने आप में इनकी एक अलग वेलोसिटी है। तो वी तो है ही, वी सोलर सिस्टम भी है, सोलर सिस्टम। इनफैक्ट मल्टीपल सोलर सिस्टम से बना जो हमारा मिल्की वे है वो अपनी अलग वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे। इनफैक्ट मतलब ये सब वेलोसिटीज ट्री में लग रही है ना, तुम समझ रहे हो? इनफैक्ट साइंटिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स है जिसमें मल्टीपल गैलेक्सीज है वो भी मूव कर रहा है। तो कैसे बोल दिया कि ट्री स्टेशनरी है? तो फिर तुम बोलते हो कि अच्छा भाई हो गई गलती, तू भी बता दे फिर कैसे निकाल ली वेलोसिटी ट्री की। बताता हूं। तो इस आर्ग्यूमेंट का सोल्यूशन ये है कि दुनिया में सारा मोशन रिलेटिव है। जो मोशन आपको दिख रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही दिख रहा हो। ये फैक्ट है। और तुम ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि तुम सही और वो गलत है। यहां पर एक काफी बड़ा लाइफ लेसन भी है, बट उसमें नहीं घुसेंगे अभी। तो जब मैंने कार में बैठ के स्केल पकड़ा हुआ था हाथ में, ऐसे ये वाला स्केल पकड़ा हुआ था हाथ में कार में बैठ के, तब मुझे ट्री मूव करता हुआ लग रहा था। रिलेटिव था वो सब ठीक है, मुझे क्या दिख रहा था? ट्री मूव करता हुआ। लेकिन जब आप ग्राउंड पे थे और स्केल आपने ग्राउंड पे रखा, तब आपको ट्री स्टेशनरी दिख रहा था। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस बताओगे या एनालिसिस करके किसी को बताओगे, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि स्केल कहां पड़ा था। स्केल मतलब स्केल जरूरी नहीं, स्केल जो भी इंस्ट्रूमेंट या टूल आप यूज कर रहे हो मेजर करने के लिए, आपको बताना पड़ेगा वो कहां पड़ा था। इसका मतलब है अगर मुझे ट्री का मोशन एनालाइज करना है तो इसका कंप्लीट आंसर ये है कि ट्री इज स्टेशनरी when scale is kept on the ground या measuring tool या whatever is kept on the ground and tree is seen moving when scale is inside the car, जब मैंने कार के अंदर पकड़ा हुआ था। तो ये है ट्री के मोशन का कंप्लीट एनालिसिस। एंड अच्छा हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार 24 घंटे स्केल पकड़ के कौन घूमता है हाथ में, वो इसलिए है क्योंकि बचपन से आपको अंदाजा सा हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर इतना दिखता है या फिर 1 मीटर इतना दिखता है, तो अंदाजा हो जाता है। बट अगर एग्जैक्ट एनालिसिस करना है तो स्केल चाहिए होगा ना, कुछ मेजरिंग टूल तो चाहिए होगा ना। तो जो भी बेसिकली ये जो स्केल है या मेजरिंग टूल है, इसको फिजिक्स की टर्म्स में बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। मतलब स्कैरी सा वर्ड है और घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं, ऐसे मान लो एक इन्फिनिट साइज का सुपर स्केल मान लो। अब ये फाइनाइट है, मैं इन्फिनिट तो नहीं बना सकता, बट एक इन्फिनिट साइज का एक सुपर स्केल मान लो जो आपको कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। कैलकुलेशंस करने से पहले, एनालिसिस और कैलकुलेशंस करने से पहले आपको बस इतना करना है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहीं पर अटैच करना है। ये आप कहीं भी अटैच कर सकते हो, ग्राउंड पे अटैच कर सकते हो, कार पे अटैच कर सकते हो, ट्री के ऊपर कर लो, मतलब कहीं भी हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली अटैच करना होता है। एंड फिर एक बार अटैच कर दिया स्केल, उसके बाद स्केल या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार अटैच कर दिया, उसके बाद सारी कैलकुलेशन, सारी एनालिसिस इस स्केल के हिसाब से होंगी, इस स्केल के रिस्पेक्ट में होंगी, इस स्केल के रिलेटिव होंगी। यहां से वर्ड आता है रिलेटिव। टेंशन मत लो, सिमुलेशन से विजुअलाइज भी करवाता हूं। तो यहां पर हमारे पास एक सिंपल सी सीनरी है जिसमें एक प्लेयर है जिसको हम मूव कर सकते हैं, एक रिवर है जो फ्लो कर रही है और बैकग्राउंड में कुछ ट्रीज हैं। अब यहां पर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑन करता हूं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा इन्फिनिट साइज का स्केल है जो आपकी कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। इस फ्रेम को तुम कहीं भी रख सकते हो, स्केल ही तो है। बट एक बार रख दिया, उसके बाद सारी कैलकुलेशंस इस फ्रेम के हिसाब से ही करना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो इस प्लेयर को मैं मूव करता हूं, तो अब ये फ्रेम ने रिपोर्ट किया कि इस प्लेयर ने 2 यूनिट राइट की तरफ ट्रैवल किया है। तो अगर मुझे ये भी पता हो स्टॉप वॉच से कि इसने कितना टाइम लिया, तो
तो मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूं। यानी इस फ्रेम ने हेल्प करा मुझे इस प्लेयर की स्पीड निकालने में। सिमिलरली अब लेट से मुझे इस रिवर की स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिवर का एक मॉलिक्यूल लूंगा और देखूंगा कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर जाता है। तो अगर लेट से वो मॉलिक्यूल 1 सेकंड में 4 ब्लैक लाइंस कवर कर गया, इसका मतलब उस जो रिवर की वेलोसिटी है, जो रिवर की स्पीड है, वो हो गई 4 यूनिट्स पर सेकेंड। अब लेट से हम एक पीछे के बैकग्राउंड ट्री की बात करते हैं, लेट से इस पेड़ की बात करते हैं। ये ट्री इसी ब्लैक लाइन पे है, तुम देख रहे हो ना, ये ट्री राइट जा रहा है ना ये ट्री लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब इस फ्रेम ने हमें ये रिपोर्ट किया कि ये जो ट्री है वो स्टेशनरी है। मैं बार बार फ्रेम पे इसलिए एम्फोसाइज करे जा रहा हूं क्योंकि इस टाइम ये फ्रेम ग्राउंड पे पड़ा है। तो जो भी हमारी कैलकुलेशंस हो रही है कि ये ट्री स्टेशनरी है या ये रिवर की कोई स्पीड है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रही है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पे अटैच्ड है। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वाटर पे अटैच्ड हो, तो अब देखो, अब सारी कैलकुलेशंस वाटर के रिस्पेक्ट में हो रही हैं। तो ध्यान से देखो, ये फ्रेम क्या रिपोर्ट कर रहा है, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल अब वो एक ब्लैक लाइन से दूसरी ब्लैक लाइन तो नहीं जा रहा। इसका मतलब वाटर स्टेशनरी है, बट पीछे के जो ट्रीज हैं वो देखो एक ब्लैक लाइन से दूसरी ब्लैक लाइन की तरफ जाए जा रहे हैं। इसका मतलब पूरा ग्राउंड मूविंग है। ये फ्रेम बता रहा है कि पूरा ग्राउंड मूविंग है, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में पीछे के ट्रीज और पूरा ग्राउंड पीछे की तरफ मूविंग है। अब समझ में आया कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है। तो आगे से तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि मुझे इस ट्री की स्पीड बताओ, ये जो लंबा वाला ट्री है उसकी स्पीड बताओ, तो तुम बोलोगे कि नहीं, दैट्स एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अब लेट्स से वो तुमसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर पूछता है, तो तुम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ग्राउंड पे अटैच कर दोगे एंड इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इस स्केल की हेल्प से ये बताओगे कि ये जो ट्री है ना राइट की तरफ जा रहा है, ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ना फॉरवर्ड जा रहा है, ना बैकवर्ड जा रहा है, विच मीन्स ये ट्री स्टेशनरी है, स्पीड 0 है। अब लेट्स से वो सेम पर्सन आपसे पूछता है कि इस ट्री की स्पीड बताओ रिवर के रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या करोगे, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिवर पे अटैच कर दोगे एंड एक स्टॉप वॉच लोगे और चेक करोगे वो कितनी ब्लैक लाइंस पीछे की तरफ जाता है कितने टाइम में, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम से तुम स्पीड बता पाओगे। इसका मतलब ये समझे कि जो ट्री तुम्हें ग्राउंड से स्टेशनरी दिख रहा था, उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ और थी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार चीज दिखाने वाला हूं। अभी तक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ग्राउंड पे अटैच देखा था और वाटर पे अटैच देखा था, लेकिन तुमसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि मुझे इस ट्री की स्पीड बताओ तुम्हारे खुद के रिस्पेक्ट में, यानी प्लेयर के रिस्पेक्ट में। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को प्लेयर पे भी अटैच कर सकते हैं। स्केल ही तो है, कहीं भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन स्केल को या फ्रेम को प्लेयर पे ही अटैच करने से यह फायदा हुआ कि अब देखना, अब प्लेयर जैसे भी मूव करे, तो पहली बात तो ये देखो, फ्रेम क्या रिपोर्ट करेगा कि प्लेयर तो सर हमेशा ओरिजिन पे है, प्लेयर तो मूव ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अगर प्लेयर पानी में भी उतर जाता है ना, तो भी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में प्लेयर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ प्लेयर विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। एंड लेट्स से अब अगर ये प्लेयर मूविंग है, तो बैकग्राउंड का कोई भी ट्री ले लो, जैसे ये वाला ट्री ले लो, तो बैकग्राउंड का कोई भी ट्री हमें ऑपोजिट वेलोसिटी से जाता हुआ दिखता है। अब समझ में आया कि जो कार और ट्री वाला जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था, उसमें मुझे ट्री पीछे जाता हुआ क्यों दिख रहा था, क्योंकि कार में बैठे बैठे फ्रेम मैंने लिटरली अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, फ्रेम मेरे से अटैच था, इसलिए ट्री मुझे पीछे जाता हुआ दिख रहा था, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में स्टेशनरी था। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का पूरा गेम। तो एक्चुअली यार बस होता ही है कि बचपन से आप ग्राउंड पे रहे हो ना, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन करी है, जो भी कैलकुलेशन करी है, सब ग्राउंड पे करी है। तो इसलिए जो बाय डिफॉल्ट जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना, वो हमेशा से ग्राउंड पे था, बचपन से ग्राउंड पे था। एंड यूजुअली इसलिए जो भी हम वेलोसिटीज कैलकुलेट भी करते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है। इसका ये भी मतलब है, जो हमने जैसे जब देखा था, वेलोसिटी ऑफ रेन देखी थी, वेलोसिटी ऑफ बॉल देखी थी, या वेलोसिटी ऑफ पर्सन देखा था, जो भी था, ये सारी वेलोसिटीज जो हमें लग रहा था ये एक्चुअल वेलोसिटीज है, रियल वर्ल्ड वेलोसिटीज हैं, वो एक्चुअली वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द ग्राउंड। ये बताना चाह रहा था। बारिश वाले एग्जाम्पल में भी जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ग्राउंड से अटैच करते हैं और लेट्स से मैं इस प्लेयर को एक वेलोसिटी दे देता हूं, तब ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में बारिश बिल्कुल सीधी आती हुई दिखती है नीचे की तरफ। बारिश टेढ़ी सिर्फ प्लेयर रेफरेंस फ्रेम में दिखाई देती है, रेफरेंस फ्रेम विच इज अटैच टू द प्लेयर। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में देखो बारिश बिल्कुल सीधी एंड प्लेयर रेफरेंस फ्रेम में बारिश टेढ़ी। एंड ऑफ कोर्स वेलोसिटी वेक्टर की जो कैलकुलेशंस है वो अभी भी वैलिड है एंड उन कैलकुलेशंस में फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस पहले ही इंक्लूडेड होते हैं। तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक रिवर है, ठीक है, जिसकी विड्थ है 12 मीटर्स एंड आप एक स्विमर हो हु वांट्स टू क्रॉस द रिवर एंड आपकी जो स्विमिंग की वेलोसिटी है इन स्टिल वाटर, मतलब ये वाटर ना फ्लो नहीं कर रहा, तो ये जो रिवर है ये फ्लो नहीं कर रही, अभी एक शांति से रिवर बैठी हुई है आराम से, एंड योर वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। अब ये बताना है कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू क्रॉस दिस रिवर। तो सिंपल है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, 12 मीटर्स है, तो 12/3 यानी 4 सेकेंड्स है ना, तो 4 सेकेंड्स लगेंगे। टाइम टेकन टू क्रॉस इक्वल टू 4 सेकेंड्स। अब ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें दे रखा है वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड वाटर स्टिल है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 ओनली, 3 j कैप। अच्छा ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। एंड एक बार ध्यान से याद करो, हमने ये समझा है कि ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड वेलोसिटीज कुछ नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं दोनों। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 j कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 0, वेलोसिटी नहीं है, हेंस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 j कैप। अब सिनेरियो चेंज है, वही रिवर है बट इस बार दैट रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 4 I कैप मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड विड्थ वही है 12 मीटर्स एंड आपकी भी स्पीड इन स्टिल वाटर 3 j कैप मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन इस बार रिवर भी फ्लो कर रही है, तो आपकी जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी, आप और आप ऑब्वियसली आप ऐसे ही क्रॉस करना शुरू करते हो, आप सीधा चलना शुरू करते हो, सीधा स्विम करना शुरू करते हो, बट बिकॉज ऑफ द रिवर आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो थोड़ी सी टेढ़ी आती है। तो ये बताना है कि व्हाट इज द टाइम। अब पहले ये बताओ हाउ मच इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, आपको क्रॉस करना है, ठीक है, आपने 3। सो बेसिकली एक बात बताओ, आप अगर ऐसे क्रॉस करना शुरू करो तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 3 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 I कैप मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। 3 से आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हो और 4 की वजह वाटर की वजह से आप 4 उधर भी जा रहे हो। तो टाइम टेकन टू क्रॉस इस पे डिपेंड करेगा क्या, आपको क्रॉस तो वर्टिकली करना है ना, तो हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल को इफेक्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए टाइम चेंज नहीं होगा, ये अभी भी 12/3 ही रहेगा। तो टाइम अभी भी टाइम टेकन टू क्रॉस 4 सेकेंड ही रहेगा। इस केस में अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस केस में बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, जो ग्राउंड पे खड़े, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पे है तो क्या दिख रहा है हमें कि जो स्विमर है उसने कोशिश करी ऐसे जाने की, रिवर ऐसे थी तो नेट वो ऐसा चला गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया 3 I कैप, फिर अगेन 3 j कैप प्लस 4 I कैप मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन ये बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, भाई सेम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बार वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी 3 I कैप प्लस
बार बार सॉरी, 3j कैप प्लस 4i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 4i कैप। तो ये आ गया 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जब मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मैं काफी कंफ्यूज हो गया था कि यार, मतलब कंफ्यूज नहीं, थोड़ा हैरान हुआ था कि यार ये भी 3j कैप, ये भी 3j कैप, ये भी 3j कैप, इनके बीच कोई रिलेशन है क्या, मतलब क्या चल क्या रहा है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को अच्छे से समझ गए हो। और मैं समझाने की कोशिश भी करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक दो बार ट्राई करोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो, तो हमें दे रखा है कि स्पीड इन स्टिल वाटर 3 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले तो वाटर का फ्लो बंद करते हैं क्योंकि वाटर स्टिल है, एंड ये वेलोसिटी वेक्टर ऑन करके जरा प्लेयर को पानी में लेके जाते हैं। तो दे रखा है कि स्पीड इन स्टिल वाटर 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। बट अभी हम स्टेट वेलोसिटीज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन स्टिल वाटर है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है कि वाटर है। स्पीड इन स्टिल वाटर दे रखा है, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर की बात नहीं करी, स्पीड इन स्टिल वाटर बोली है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर स्टिल है। वाटर स्टिल कौन बता सकता है? वाटर स्टिल है कि वाटर मूविंग है, ये तो ग्राउंड पे पड़ा फ्रेम ही बता सकता है ना कि वाटर स्टिल है कि मूविंग है। क्योंकि वाटर पे पड़ा फ्रेम तो बेचारा वाटर के साथ ही मूव कर रहा होगा, तो वाटर स्टिल है या मूविंग है उसको तो हमेशा ही स्टिल दिखेगा उस फ्रेम में। इसलिए जो ये स्पीड दे रखी है, स्पीड इन स्टिल वाटर, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है। अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर इस फ्रेम को मैं उठा के वाटर पे भी रख दूं, लेट्स से वाटर पे रख दिया, तो इसकी स्पीड डिफरेंट थोड़ी हो जाएगी। सिर्फ फ्रेम उठा के, ग्राउंड से उठा के वाटर पे ही तो रखा है, तो स्पीड तो अभी भी सेम आएगी। स्केल को बस मूव ही तो किया है, वाटर स्टिल है, तो ग्राउंड पे भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 3 मीटर पर सेकेंड होगी और विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी 3 मीटर पर सेकेंड होगी जब वाटर स्टिल होगा। अब बात करते हैं वाटर फ्लोइंग वाले केस की। अभी हम वापस अपने फ्रेम को ग्राउंड पे रख चुके हैं, यानी सारी एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो रही है। अब जब प्लेयर 3 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो देखो उसमें रिवर की साइडवेज वेलोसिटी भी ऐड हो जाती है। इसलिए प्लेयर की नेट वेलोसिटी जो होती है वो 3j कैप प्लस 4i कैप हो जाती है। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लेयर हमें टेढ़ा जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब देखते हैं कि प्लेयर का जो ये टेढ़ा वाला मोशन है वो रिवर के रिस्पेक्ट में कैसा दिखता है। इनफैक्ट चलो दोनों फ्रेम्स को एक साथ देखते हैं। अब ऊपर वाले हाफ में पूरा वर्ल्ड रिवर के रिस्पेक्ट में दिखेगा, देखो ट्रीज पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, और नीचे वाले हाफ में पूरा वर्ल्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा, देखो ट्री स्टेशनरी है। तो नीचे वाले हाफ में जो फ्रेम है वो ग्राउंड से अटैच्ड है। अभी के लिए मैं गायब कर देता हूं ताकि विजुअलाइजेशन इजी हो जाए। और ऊपर वाले हाफ में फ्रेम रिवर से अटैच्ड है। तो देखो वो फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो मूविंग दिख रहा है, बट वो फ्रेम रिवर से अटैच्ड है। तो देखो जब प्लेयर रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो उसकी टेढ़ी वेलोसिटी है वो रिवर के रिस्पेक्ट में सीधी नजर आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिवर पे पड़ा फ्रेम है, नीचे देखो, वो रिवर के साथ ही राइट में जा रहा है। इसलिए उस फ्रेम को पता ही नहीं चल पा रहा कि प्लेयर की भी कोई राइटवर्ड वेलोसिटी है, दोनों साथ में चल रहे हैं। इसलिए ऊपर देखो, रिवर के रिस्पेक्ट में प्लेयर की वेलोसिटी हमेशा सीधी नजर आती है, इवन व्हेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टेढ़ी है। इसलिए जो वेलोसिटी ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में 3j कैप प्लस 4i कैप दिखाई देती है, वही एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी रिवर के रेफरेंस फ्रेम में सिर्फ 3j कैप दिखाई देती है। सब रेफरेंस फ्रेम्स का कमाल है। तो दैट्स इट। तुम्हें बस इतना समझना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन कैलकुलेटेड यूजिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू बी। तो चलो एंड करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है उसके बिहाइंड द सीन्स तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस काम कर रहे हैं। इसलिए अगर नहीं भी समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अगर नहीं समझ में आया, एक दो बार और ट्राई करना, अच्छे समझ में आएगा। बट अगर थोड़ी सी भी घबराहट हो रही हो तो याद रखना ये फॉर्मूला नहीं बदला है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल ऑलवेज बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बस ये चीज थी कि बचपन से हम सब कुछ ग्राउंड के हिसाब से देखते आए हैं, इसलिए यहां पर ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है और बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है।
जो वो पेड़ वाला एग्जाम्पल था ना, जिसमें मैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ के पेड़ जो पीछे की तरफ जाता दिख रहा था, एक्चुअली क्या हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, ट्री ग्राउंड पे स्टेशनरी था तो 0, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मी वाज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ मी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे ऐसा लग रहा था, ट्री को देख के मुझे ऐसा लग रहा था माइनस ऑफ मी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे चल रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा था ट्री उतने से पीछे जा रहा है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।